हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड का फिजिक्स का पहला पेपर। अभी एग्ज़ाम के दौरान अपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लगभग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम करेंगे पहले मैक्सवेल की समीकरण, जो कि हर बार लगभग पूछी ही जाती है। मैक्सवेल की चार समीकरण या प्रतिबंध बोल सकते हैं अपने, ठीक है, उनको चार समीकरण। उसमें से अपने पहली को प्रूव करने के लिए मैक्सवेल की प्रथम समीकरण को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें याद करना होगा कि ऊष्मागति के प्रथम व द्वितीय नियम से अपने को इसे सोल्व करना पड़ेगा। तो पहले लिखेंगे कि अपने ऊष्मागतिकी के प्रथम व द्वितीय नियम से हमें क्या ज्ञात होता है कि डी यू बराबर होता है डी क्यू माइनस पी डी वी। प्रथम और द्वितीय नियम से ऊष्मागतिकी से हमें ये प्राप्त होता है कि डी यू बराबर डी क्यू माइनस पी डी वी। इसे आगे हल करते हैं तो डी यू बराबर टी डी एस माइनस डी क्यू का मान अपने टी डी एस रख देते हैं आगे, तो पी डी वी। अब देखिए दोस्तों, ये जो समीकरण हमें u के रूप के अंदर s और v में हमें प्राप्त होती है। तो अब अपने आगे लिखेंगे कि u s v, तो s और v के सापेक्ष अपने आंशिक अवकलन करेंगे। इनका s और v के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर हमें पहले तो एक बार तो dv को कांस्टेंट रखते हैं और एक बार ds को s के सापेक्ष करेंगे, तो ds को कांस्टेंट रखकर इसको अवकलन करेंगे और फिर बाद में v को कांस्टेंट रखकर उसका अवकलन करेंगे भी, ठीक है। तो देखिए पहली बार हम करते हैं तो du s से करेंगे तो du बटे में ds आ जाएगा ds, और इसके जो ब्रैकेट में है हमें वो v लगाना पड़ेगा और बराबर। अब देखिए इस समीकरण को अपने नाम एक दे देते हैं, तो इसका आंशिक अवकलन करते हैं जब ds के सापेक्ष करते हैं तो ds से ds का हो गया एक कांस्टेंट और यहाँ पर बच गया हमारे पास t, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में इसे दे देते हैं अपने इस प्रकार, और इसके बाद में अपने करते हैं dv। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो समीकरण है ds के सापेक्ष s के सापेक्ष करेंगे तो ds और बटे ds का अपने पास एक हो गया और t का अपने पास t आ जाता है। इसके बाद में ये जो dv है इसका मान कांस्टेंट के होने के कारण शून्य हो जाता है, तो अपने एक बार इसको लिख देते हैं dv बराबर 0, जहाँ क्या अभी dv बराबर 0 है। इसके बाद में जब हम dv के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो du बटे में dv s यहाँ पर आ जाता है। देखो पहली बार हम s के सापेक्ष कर रहे थे तो v अपने पास कांस्टेंट था जिसको यहाँ पर रख दिया, और अब की बार s कांस्टेंट है तो इसको अपने यहाँ पर लगा दिया ब्रैकेट के बाहर, इस वाली इसके पैरों में s लगा दिया। तो अब देखिए ये जो अपना पार्ट है ये कांस्टेंट होने के कारण क्या हो जाएगा अभी 0, और ये जो है इसमें dv बटे dv 1 हो जाता है और p हमारे पास माइनस में p बच जाता है अभी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में ये जो हमारे पास t और p माइनस p का मान है ये हम इस इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अपने अवकलन के गुण के अनुसार अपने इसको लिख देते हैं d बटे में डेल v और डेल u बटे में डेल s। ये तो कांस्टेंट था इसलिए डी v कांस्टेंट था
एस के सापेक्ष हमने अवकलन किया था, तो ये यहाँ पर आ गया v, और जब हमने dv के सापेक्ष किया तो s कांस्टेंट था, तो s लगा दिया हमने इसके पैरों में। तो इसके बाद में देखिए दोस्तों, हमें जो समीकरण प्राप्त होती है तो इस प्रकार होती है कि डेल अपॉन में डेल एस और डेल यू अपॉन में ये जो डेल एस है वो हमें इस प्रकार प्राप्त, मतलब ये है कि इन दोनों का जो मान है वो बराबर होगा। ठीक है, तो इसको अपने इस प्रकार लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जब अपने आगे चलते हैं तो देखिए t और v के जो मान हैं, t और v के मान जो है वो इस प्रकार प्राप्त होते हैं कि डेल टी अपॉन में डेल वी, यानी यहाँ पर अपने पास s है और बराबर माइनस में डेल पी अपॉन में डेल एस और v। ठीक है, ये हो गई हमारी मैक्सवेल की प्रथम समीकरण। इसे बोलते हैं, इसे इस प्रकार लिख देते हैं कि मैक्सवेल की समीकरण, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण कहलाती है। प्रथम समीकरण कहलाती है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, अपने मैक्सवेल की जो दूसरी समीकरण है उसे ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण, इसे ज्ञात करने के लिए हमें पहले हेल्महोल्ट्ज़ जो ऊर्जा फलन है उसके अनुसार अपने इसको हल करेंगे भी। देखिए तो हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा फलन F की परिभाषा अनुसार, इसकी परिभाषा के अनुसार अपने को क्या पता है कि जो F है वो बराबर किसके होता है, U माइनस TS के बराबर होता है। तो अब इसका अपने अवकलन करते हैं, तो देखिए DF बराबर DU माइनस, पहले T को कांस्टेंट करके S के सापेक्ष करते हैं तो DS, और फिर S को कांस्टेंट कर T के सापेक्ष करते हैं तो DT। ये हमें इस प्रकार इक्वेशन मिलती है जब अवकलन करते हैं। तो अवकलन का नियम आपको पता ही है, जब T को कांस्टेंट रखेंगे तो DS का अवकलन हो जाएगा और S को कांस्टेंट रखेंगे तो DT, T का अवकलन DT हो जाता है भाई। अब देखिए दोस्तों, हमें उष्मागति के नियम से पता चलता है कि du बराबर अपने को पता है कि TdS माइनस PdV होता है। क्या होता है भाई, du बराबर होता है हमारे पास TdS माइनस PdV। एक बार लिख देते हैं अपने, जहां अपने को पता है कि du बराबर TdS माइनस PdV। पहली समीकरण में हमने इसका उपयोग किया है दोस्तों, तो इसको लिख देते हैं अभी उष्मा गतिकी के नियम से तो अब ये जो मान है, ये मान हम इस समीकरण में रखने वाले हैं। तो DF बराबर DU की जगह TdS माइनस PdV रख देते हैं, तो DU की जगह TdS माइनस PdV माइनस TdS माइनस SDT। ये इक्वेशन हमें इस प्रकार प्राप्त होती है। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, ये जो TdS है और ये जो TdS है ये प्लस माइनस में होने के कारण इनको अपने एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो DF बराबर हमने माइनस PdV और माइनस SDT प्राप्त हो जाता है। माइनस PdV
और माइनस में एस डी टी प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो फलन है एफ का, वो हमें ये जो समीकरण है एफ की डी एफ में, तो ये वी और टी के अंदर प्राप्त हो रही है। किसमें प्राप्त हो रही है? वी और टी के आंशिक अवकलन के रूप में हमें प्राप्त हो रही है। तो अब अपने टी और वी का आंशिक अवकलन करेंगे, जैसे पिछली बार हमने पिछली समीकरण में यानी फर्स्ट मैक्सवेल की पहली समीकरण में की थी। तो जब हम डीएफ का अवकलन करते हैं, डीएफ का अवकलन टी के सापेक्ष करते हैं, तो डीएफ कोण में लिख देते हैं टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन। टी के सापेक्ष जब आंशिक अवकलन करते हैं तो डीएफ कोण में डी टी बराबर, ये जो हमारा पार्ट है ये टोटल का टोटल 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है भी डी वी बराबर 0 कांस्टेंट होने के कारण। तो यहाँ पर जो एस है ये माइनस का माइनस रह जाता है और एस का एस हो जाता है और डी टी का कोण में डी टी 1 हो जाता है। तो ये हमें एक माइनस एस की एस का जो मान है वो हमें डी एफ कोण में डी टी बराबर माइनस एस से प्राप्त होता है। इसी प्रकार अपने आगे वी को टी को कांस्टेंट रखकर वी के सापेक्ष अवकलन करने वाले हैं। तो आगे हमें डी एफ तथा लिख देते हैं वी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, वी के सापेक्ष जब आंशिक अवकलन करेंगे तो डी एफ अपॉन में डेल वी अपॉन में डेल एफ अपॉन में डेल वी हमें प्राप्त हो जाएगा। और इसके जो कांस्टेंट हमें रखा है इस बार हमने टी रखा है, तो अगर टी कांस्टेंट रखा है तो टी जो डी होगा उसका मान 0 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसके बाद में अपने हमारे पास माइनस पी प्राप्त हो रहा है। तो ये जो समीकरण है हमें एक तो एफ की प्राप्त हुई है और दूसरी हमें तो एक तो पी की प्राप्त हुई है और माइनस एस की तो है। उस समीकरण में पहले जो तो अभी हम के अनुसार आपको क्या है कि ये जो डेल है फॉर्म में डेल है, जब पर टी होगा यहाँ पर वी कांस्टेंट हो रहा है और जब यहाँ पर है तो यहाँ पर हमारे पास टी कांस्टेंट, इसके बराबर में अपॉन में डेल टी और डेल एफ अपॉन में डेल वी है। तो टी यहाँ पर और जब टी है यहाँ पर बाहर वाली साइड वी आ जाएगा। तो जब आप सॉल्व करते हैं तो हम इसका मान करते हैं, जैसे अपॉन में डेल इसका मान हमारे माइनस पी है ना, तो इसी प्रकार उसका जो आगे करते हैं डेल पी अपॉन में डेल वी का, तो हमें डेल एस अपॉन में डेल वी प्राप्त होता है। इसका जो बार वाले का जो ब्रैकेट के पैरों में था वो टी था, इसी प्रकार इसका मान जो है वो आ जाएगा अपने पास डेल पी अपॉन में डेल टी है तो यहाँ पर आ जाएगा वी। ठीक है दोस्तों, ये जो समीकरण है ये मैक्सवेल की दूसरी समीकरण कहलाती है, यानी ये जो समीकरण है उसे कहते हैं मैक्सवेल की दूसरी समीकरण। अब हम मैक्सवेल की तीसरी समीकरण को ज्ञात करेंगे भी। मैक्सवेल की तीसरी समीकरण, मैक्सवेल की तीसरी समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें कुछ प्रतिबंधों का मान ज्ञात होना चाहिए। जैसे एंथैल्पी या संपूर्ण ऊर्जा जो होती है उसका फलन
एच होता है उसकी परिभाषा से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसे लिख देते हैं अभी, एंथैल्पी या संपूर्ण ऊष्मा फलन जो H होता है की परिभाषा से किसी ऊष्मागतिक निकाय की एंथैल्पी जो है वो क्या होती है अभी, H बराबर U प्लस PV। ठीक है दोस्तों, अब इसका करते हैं भी अपने अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो इसका तो हो गया DH बराबर में इसका हो गया DU प्लस में इसका, जब हम P को कांस्टेंट रखेंगे तो V का अवकलन हो गया DV, और जब हम V को कांस्टेंट रखेंगे तो इसका हो जाता है DP। ये इसका अवकलन हो जाता है हमारे पास। इसके बाद में जब हम अपने को पता होता है कि भी DU बराबर, अपने को क्या पता है भी, DU बराबर TdS माइनस PdV होता है। तो ये मान हम समीकरण में रखने वाले हैं। तो इस समीकरण रखने पर DH बराबर DU का मान हम, ये जो DU है इसका मान अपने यहाँ पर रख देते हैं। तो TdS माइनस में PdV प्लस में PdV प्लस में VdP। अब ये माइनस का PdV और प्लस का PdV कैंसिल हो गया, तो DH जो है वो हमारे पास TdS प्लस VdP के रूप में प्राप्त होता है भी। अब अपने पास ये H का जो फलन H था ये हमें S और P के अंदर आंशिक अवकलन के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो अब ये जो है समीकरण, इसे अपने S और P के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने वाले हैं। जब S का अवकलन करेंगे, S के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो DP बराबर 0 यानी कांस्टेंट लेते हुए, अपने DP बराबर कांस्टेंट लेते हुए इसको हल करेंगे, यानी DP का मान वहाँ पर 0 हो जाएगा। और जब P के सापेक्ष करेंगे तो DS बराबर 0 हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, अब हम करेंगे इसका आंशिक अवकलन। लिख देते हैं S और S, P के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। आंशिक अवकलन करने पर जब हम इस आंशिक अवकलन करेंगे S के सापेक्ष, तो डेल H अपोन में डेल S आ जाएगा, यहाँ पर बराबर में आ जाएगा T, यानी T का मान हमें ये प्राप्त हो गया। डेल S अपोन में डेल S का मान हो जाता है 1। तो प्लस में इसका मान जो कांस्टेंट था इसलिए 0 हो जाता है। अभी यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ जहाँ DP बराबर 0। इसके बाद में अब P के सापेक्ष करेंगे तो डेल H अपोन में डेल P बराबर हमारे पास यहाँ पर है V। ये जो ब्रैकेट वाला है S के सापेक्ष किया तो यहाँ पर P लग जाएगा, और P के सापेक्ष किया तो S कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हमने S कांस्टेंट है तो इसके ब्रैकेट के बाहर वाली साइड में हमने पैरों में लगा दिया है। ये जो समीकरण है इसमें हमारा जो डेल S है वो 0 होगा। भी डेल S बराबर इसका मान जो है वो 0 होगा। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अवकलन के नियम के अनुसार, अवकलन के गुण के अनुसार या नियम के अनुसार अपने को हमें जो समीकरण प्राप्त होगी वो इस प्रकार प्राप्त होगी कि डेल अपोन में डेल P, फिर डेल H अपोन में डेल S है, तो S है वाला P है, ठीक है, और P है, अब यहाँ पर P है तो साइड में क्या है, S में
एक बार पी लेंगे, एक बार एस लेंगे, तो एच में डेल पी है तो बाहर एस है तो बाहर पी आएगा भी दोस्तों, ठीक है। तो इसके बाद में अपने इसको हल करेंगे, तो देखिए डेल एच अपोन में डेल टी, डेल एच अपोन में डेल टी, तो इसका जो मान है वो इसको हल करेंगे तो डेल वी अपोन में डेल टी अपोन में डेल पी प्राप्त होता है। क्या होता है, डेल टी अपोन में इसका जो मान है हमने रख दिया टी, और इसके बाद में डेल टी अपोन में डेल पी प्राप्त, डेल एस प्राप्त होता है। डेल टी अपोन में डेल पी, और ब्रैकेट में जो एस है वो एस लगा दिया, बराबर में देखिए डेल अपोन में डेल एस और डेल टी अपोन में एच अपोन में डेल पी। डेल एच डेल पी का मान है वी, इस मान यहाँ वी, तो वी रखेंगे तो ये मान है यहाँ आ जाएगा वी डेल वी अपोन में डेल एस, डेल वी अपोन में डेल एस, यहाँ आ जाएगा पी। मैक्सवेल की तीसरी समीकरण, ये बोलते हैं मैक्सवेल की तीसरी समीकरण, जैसे मैक्सवेल का तृतीय ऊष्मागतिक संबंध या समीकरण बोलते हैं। इसके बाद में अपने करेंगे मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण। मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण, मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण, मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण करने के लिए हमें गिब्स ऊर्जा जो फलन है उसका उपयोग करना पड़ेगा। तो गिब्स ऊर्जा फलन से लिख देते हैं भी, गिब्स ऊर्जा फलन से, गिब्स ऊर्जा फलन कहता है कि जी बराबर एच माइनस टी एस। इसका अब अवकलन करेंगे अपने, अवकलन अवकलन करेंगे तो डी जी बराबर डी एच माइनस, जब टी के सापेक्ष टी को कांस्टेंट रखेंगे तो डी एस, और जब एस को कांस्टेंट रखेंगे तो डी टी। इस प्रकार हमें ये फलन जो है उसका अवकलन करने के पश्चात प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्तों, इसको आगे हल करेंगे तो डी एच जो है उसका मान अपने को पता है, अपने को समीकरण जो पहले वाली थी उसको हल करने पर प्राप्त हुआ था, तो उसका मान अपने रखेंगे तो डी एच बराबर, हमने जो फलन एंथैल्पी वाला जो फलन था उसमें हमने अवकलन किया था, तो उसमें डी एच बराबर हमें टी डी एस प्लस में वी डी पी प्राप्त हुआ था। ये मान अब होंगे के अंदर तो देखिए डी बराबर टी डी एस प्लस में वी डी पी माइनस में टी डी एस माइनस में एस डी टी। अब देखिए टी डी प्लस का और टी माइनस, तो जो डी जी है बराबर में वी डी पी माइनस में एस डी टी प्राप्त होता है। इसके पश्चात देखिए अब हम करेंगे, ये देखिए ये जो p और t के अंदर अवकलन के रूप में है, तो आंशिक अवकलन करेंगे p और t के सापेक्ष, p और t के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, p और t के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अपने जब p और t के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो हमारे पास पहली जो समीकरण है वो आती है डी जी डेल जी
अपॉन में डेल टी। जब अपने पी को कांस्टेंट रख के टी के सापेक्ष करते हैं तो इसके बराबर हमें माइनस एस प्राप्त होता है, जहाँ पर क्या है अभी डेल पी बराबर 0 है। जब हम इसका मान डेल टी बराबर 0 लेते हैं तो डेल जी अपॉन में डेल पी बराबर हमें वी प्राप्त होता है, जो कि प्लस का है। अब यहाँ जो t है उसे अपने करेंगे बाहर वाली साइड में p, और अगर यहाँ पर p है तो बाहर इसके पे करेंगे, यहाँ पर t है तो p कर दिया बाहर, यहाँ पर p है तो बाहर वाली साइड में कांस्टेंट है t रख कर किया है, तो डी टी डेल टी बराबर 0 हमने कर दिया है। अब हम वही अवकलन का गुणधर्म लगाते हैं। अवकलन के गुणधर्म से अवकलन का गुणधर्म क्या कहता है अभी, एक बार डेल इसको ले लेते हैं पहले, फिर अंदर ले लेते हैं इस फलन को, इसी प्रकार एक बार इस फलन को बाहर लेकर इस फलन को अंदर ले लेते हैं। तो डेल टी और डेल जी पॉन में डेल पी बाहर है तो टी आ जाएगा यहाँ पर, और जब टी पर है पी बाहर वाली साइड में आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए डेल टी यहाँ पर था तो डेल पी लगा देते हैं, और डेल जी पॉन में जब डेल पी अंदर है तो डेल टी यहाँ पर है तो पी बाहर साइड में, और जब पी बाहर अंदर है तो टी बाहर वाली साइड में। तो वी को अपने यहाँ पर रखेंगे तो हमारे डेल वी पॉन डेल टी समीकरण के रूप में होता है बाहर वाली साइड में पी। इसके बाद में जब डेल जी पॉन में डेल टी रखेंगे माइनस आता है तो डेल अपॉन में पी जो कि माइनस के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि ये माइनस एस इसलिए इसका मान माइनस एस रख दिया अभी। इसको अपने इधर वाली साइड में भी ले जा सकते हैं, इधर वाली माइनस इधर लग जाएगा तो इधर वाली साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो आपको इन दोनों रूपों में देखने को मिल सकती है ये समीकरण। ये जो समीकरण है इस समीकरण को मैक्सवेल की चौथी समीकरण बोलते हैं। मैक्सवेल की समीकरण 4 मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण कहलाती है। समीकरण कहलाती है।